हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज आपका टेस्ट हुआ था। टेस्ट नंबर 2, मैथ का टेस्ट नंबर 2 हुआ था। ये आपका एक्सप्लेन बेस्ड टेस्ट था और मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों ने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं और कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए। किसी ने बिल्कुल भी टच नहीं किया था किसी भी क्वेश्चन को। नाइन्थ ए सेक्शन के बच्चों ने, बहुत ही कम बच्चों ने इस पेपर को अटेंड किया है। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर आज का पेपर हमें बहुत टफ लगा, तो इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ बहुत जल्द। ओके बच्चों, देखिए आपके टेस्ट में कुल 10 क्वेश्चन दिए गए थे और कुल कितने क्वेश्चन दिए गए थे? कुल 10 क्वेश्चन दिए गए थे और उनका नंबर थे टोटल 20। ओके बच्चों, तो देखिए आपको क्वेश्चन इतने टफ तो नहीं थे जितने आप सोच रहे हो शायद, लेकिन क्या पता आपको लगे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया? एक आपके सामने एक केस रखा गया था। तो इसमें क्या दिया गया था आपको कि एक शहर ए में एक पार्सल को कोरियर करने की लागत, मतलब कोई एक शहर है, इसमें आपको एक पार्सल को कोरियर करने की जो लागत दी गई है, कितना उस पर खर्चा आता है। तो ये दिया गया है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है, उसका खर्चा है। उस जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग 1 किलो का 80 रुपये लेते हैं वो, और 10 रुपये निश्चित पिकअप चार्ज लेते हैं। मतलब 10 आपका जितना वेट है उसका 80 रुपये प्रति किलो है, लेकिन 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा। ओके बच्चों, तो 10 रुपये क्या हो गया आपका? पिकअप सेवा शुल्क हो गया। अब देखिए, अब आपको इसमें उपरोक्त जानकारी का उपयोग करते हुए प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। देखिए आपको अब आपके सामने एक समस्या रखी गई है कि आपको एक पार्सल को कोरियर करना है, और यदि आपके पार्सल में जितना वज़न है उसका 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 10 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क के हिसाब से आपसे क्या किया जाएगा? आपसे अमाउंट वसूला जाएगा। तो अब आपके सामने 4 सिचुएशन दी गई है, एक तरीके से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चनों का आपको क्या करना है? आंसर देना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि यदि रमेश ने 1290 रुपये का भुगतान किया तो उसके पार्सल का वज़न कितना था? तो उसके पार्सल का वज़न कितना था? उसने कितना भुगतान किया? 1290। तो 10.75 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 16 किलोग्राम या 12.5 किलोग्राम। ओके बच्चों, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका क्या करेंगे? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था कि आपको टोटल कितने रमेश ने कुल कितने रुपए का भुगतान किया था? रमेश ने भुगतान किया था 1290 रुपये का। कितने का भुगतान किया था? 1290 रुपये का। अब उसमें आपको दिया गया था कि 10 रुपये पिकअप चार्ज। 10 रुपये क्या था? आपको क्वेश्चन में बताया था मैंने कि 10 रुपये क्या है? पिकअप चार्ज है। मतलब उसको लाने ले जाने का जो चार्ज था वो क्या है? 10 रुपये। तो 1290 में से यदि आप 10 रुपये कम कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका जितने रुपये लिए उसका कुल वज़न निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए, तो यदि कोरियर की लागत क्या हो गई? फिर कोरियर एक्स्ट्रा चार्ज जितना था हमने उसको हटाने पर क्या आ जाएगी? कोरियर की लागत आ जाएगी। तो 1290 टोटल रुपए उसने भुगतान किए, 10 रुपये आपका क्या हो गया? पिकअप चार्ज हो गया। तो 1280 रुपये का क्या किया है उसने कुल वज़न के अकॉर्डिंग 1280 रुपये का भुगतान किया है। और आपको पता है कि 1 किलो वज़न का रुपये 80 रुपये है, तो 1280 रुपये में कितना वज़न हो गया एक तरीके से? तो कुल रुपये अपॉन 1 किलो वज़न के रुपये कितना है? 80 रुपये। तो 1280 में जब हम 80 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 16 आपका क्या आ जाता है?
16 किलोग्राम वजन आ जाता है। कितने किलोग्राम वजन आया बच्चों? 16। इसलिए आंसर क्या हो गया? 16 किलोग्राम। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था, देखिए हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि रानी अपनी बहन को कोरियर द्वारा पार्सल भेजना चाहती है। रानी अपनी बहन को कोरियर द्वारा पार्सल भेजना चाहती है। यदि पार्सल का वजन 200 ग्राम है, यदि पार्सल का वजन 200 ग्राम है तो कोरियर शुल्क कितना होगा? तो क्या बताना है बच्चों? कोरियर शुल्क कितना होगा। अब देखिए आपको क्या दिया गया था? पार्सल का वजन कितना दिया गया बच्चों? पार्सल का वजन है 200 ग्राम। कितने ग्राम है? 200 ग्राम। अब यदि आपको पता है कि 1000 ग्राम का वजन, पार्सल का वजन यदि 1 किलोग्राम है तो उसका चार्ज 80 रुपये है। तो आपको क्या करना है? आपको कितने का निकालना है? 200 ग्राम का। यदि 1 किलो वजन का चार्ज 80 रुपये है तो 200 ग्राम का वजन क्या हो गया? 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम इजकल टू 80, तो 20, तो 200 ग्राम का वजन क्या निकल के आ गया? तो 80/1000 इंटू 200, तो क्या आ गया? 16 रुपये। तो क्या आ गया? इस 200 ग्राम वजन का चार्ज। और आपको पता है 10 रुपये वो क्या ले रहा है? एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। यदि 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है तो 16 + 10 = 26 रुपये। तो 26 रुपये क्या हो गया? एक राखी का कुल खर्चा आ गया। उसको कोरियर कराने का खर्चा कितना आ गया? 26 रुपये। ओके बच्चों, अब देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया था? पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम अच्छे से कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, इकबाल, राजू और राहुल करीबी दोस्त है। 3 दोस्त हैं, इकबाल, राजू और राहुल। राहुल के जन्मदिन पर इकबाल ने उसे एक फ़ोटो फ्रेम भेजा। मतलब राहुल के जन्मदिन पर उसका दोस्त इकबाल ने उसे क्या गिफ्ट दिया? एक फ़ोटो फ्रेम दिया। और राजू ने उसे एक शतरंज का सेट भेजा। और राजू ने क्या दिया? एक शतरंज का सेट दिया। तो फ़ोटो फ्रेम का वजन शतरंज के सेट से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। कितने किलोग्राम ज़्यादा है? 4 किलोग्राम ज़्यादा है। तो इकबाल ने अपने पार्सल को कोरियर करने के लिए राजू से कितना अधिक भुगतान किया? तो देखिए उसने कितना अधिक भुगतान किया, राजू से कितना अधिक भुगतान किया इकबाल ने, ये बताना है आपको। अब देखिए आपको पता है इसमें कि 4 किलोग्राम यदि फ़ोटो फ्रेम का वजन अधिक है और 1 किलोग्राम का चार्ज कितना है? 80 रुपये। आपको पता है यदि 4 किलोग्राम अधिक है तो 80 × 4, 80 × 4, तो क्या आ गया आंसर? 320। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 किलोग्राम फ़ोटो फ्रेम का वजन अधिक है शतरंज से और 1 किलो का चार्ज क्या है? 80 रुपये। 1 किलो का चार्ज क्या है? 80 रुपये। और डिलीवरी चार्ज तो दोनों ने बराबर दिया है। तो ओके बच्चों, डिलीवरी चार्ज तो दोनों ने बराबर दिया है, 10-10 रुपये, इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि 4 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण 1 किलोग्राम के 80 रुपये होने से 80 × जब 4 करेंगे हम तो 320 रुपये अधिक क्या आ जाएगा? आंसर। तो क्या आंसर आ गया? 320 रुपये। अब आप कहीं ये मत जोड़ देना कि 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज और 330 कर दो, क्योंकि आपको पता है दोनों ने क्या फ़ोटो फ्रेम भी किया था और शतरंज भी दोनों ने क्या किया था? कोरियर किया था। आपको पता है यदि इसका वज़न, फ़ोटो फ्रेम का वज़न 10 किलोग्राम है और शतरंज का वज़न 6 किलोग्राम है, तो आपको पता है उसने 10 किलो और 6 किलो में, जब उसने 10 किलो और 6 किलो को कोरियर करवाया तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना था? 10 रुपये। उसको तो इसने इंक्लूड कर लिया। लेकिन आपको तो सिर्फ इतना सा बताना है कि इसके
पार्सल का वजन क्या है, 4 किलोग्राम अधिक है। किसके पार्सल से? इकबाल के पार्सल से। राजू के पार्सल का वजन 4 किलोग्राम अधिक है इकबाल के पार्सल से। सपोज राजू का 10 किलोग्राम है और इकबाल का 6 किलोग्राम का पार्सल है, तो उन्होंने 10-10 रुपये तो पार्सल करवाने पर ही इंक्लूड कर दिए। आपको तो बताना है कि एक्स्ट्रा कितना दिया, तो एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा राजू ने दिया, अतिरिक्त चार्ज राजू ने दिया 4 किलो का। वो किसके हिसाब से दिया, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 320 रुपये ही आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आप इसको कहोगे सर हमें तो सिस्टमेटिक तरीक़ा से। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें लिखना है कि फ़ोटो फ्रेम का वज़न शतरंज के सेट से 4 केजी ज़्यादा है। यदि 4 किलोग्राम वज़न अधिक है तो इसलिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम पार्सल की लागत है। आपको पता है कितने किलोग्राम पार्सल की लागत है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम पार्सल की लागत है। इसलिए 4 किलो कुल खर्चा का लागत क्या होगी, कुल खर्च की लागत होगी 320 रुपये। कितनी लागत होगी, 320 रुपये। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 और दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि पूजा अपने भाई को कोरियर से राखी भेजती है। पूजा अपने भाई को कोरियर से राखी भेजती है और उसकी राखी का वज़न कितने ग्राम है, 150 ग्राम, 150 ग्राम है। अगर उसने कोरियर के मालिक को 100 रुपये दिए, कोरियर के मालिक को कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए, तो कोरियर के मालिक ने उसे कितने रुपए वापस करेगा। मतलब पूजा ने एक राखी थी, उसका वजन था 150 ग्राम। कोरियर जब वो करवाने गई तो उसने कोरियर के मालिक को 100 रुपये का नोट दिया। अब आपको बताना है कि जो कोरियर का मालिक है वो पूजा को कितने रुपए रिटर्न करेगा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, राखी का वजन क्या है, 150 ग्राम। आपको पता है कि 1000 ग्राम का वजन 80 रुपये है। 1000 ग्राम का वजन जब 80 रुपये है तो 150 ग्राम का वजन क्या होगा, 80/1000 इंटू 150। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 रुपये। तो बच्चों 150 ग्राम राखी के वजन का रुपये क्या है, या खर्चा क्या आएगा, 12 रुपये। अब आपको पता है कि 10 रुपये वो क्या लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। 10 रुपये क्या लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। यदि 12 रुपये राखी के वजन के रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, तो कुल खर्चा कितना आ गया, 12 + 10 = 22 रुपये। कितना खर्चा आ गया, 22 रुपये का। मतलब पूजा की राखी को भेजने का कितना खर्चा आया, 22 रुपये। अब आपको पता है कि 100 रुपये देने पर वापस किए गए कितने रुपये हो गए। यदि पूजा ने 100 रुपये कोरियर के मालिक को दिए तो वो कितने रुपये वापस करेगा, तो उसका खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ के राखी का कुल खर्चा जोड़ के कितना हो गया, 22 रुपये। तो 100 - 22 = 78 रुपये। ओके बच्चों, तो कितना खर्चा आ गया, 22 रुपये का। तो कितने रुपए वापस देगा, 78 रुपये देगा। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आपको एक कंडीशन दी गई है और कंडीशन में आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थिति को राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण के रूप में लिखना है। आपको किसके रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में। अब आपको दिया गया है कि राजू के पिता की आयु राजू के आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। कितने गुने से, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है।
ओके बच्चों। अब देखिए राजू के पिता की आयु कितनी है, 50 वर्ष है। तो आपको क्या बताना है, एक तो आपको राजू की आयु ज्ञात करनी है। राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, आपको दिया गया है, क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि राजू के पिता की आयु क्या है, राजू के पिता की आयु है बच्चों 50 वर्ष। कितनी वर्ष है, 50 वर्ष। अब आपको इसमें दिया गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु से, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। कितने गुने से, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो आपने मान लिया कि माना राजू की आयु क्या है, x वर्ष। राजू की आयु क्या है, x वर्ष। इसलिए राजू के पिता की आयु क्या हो गई, अब आपको दिया गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु जब हमने x मान लिया तो 3 गुने से 5 अधिक है। तो कितने, राजू की आयु क्या है, x वर्ष। इसके तो आपको इसके पिता की आयु के बारे में दिया गया है कि राजू की आयु से 3 गुने, तो 3 मल्टीप्लाई x, तो 3x से 5 अधिक, 5 अधिक है तो प्लस, और यदि 5 कम होता तो -5। तो 3x + 5 = 50। 50 क्या है, राजू के पिता की आयु। और ये पहले जो दी गई थी हमें, ये भी क्या आ गई, राजू के पिता की आयु आ गई। तो ये दोनों आयु जब हम बराबर में आ जाती है, या फिर जब आयु को हम बराबर करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, उस समीकरण का हल निकल के आ जाता है। तो अब देखिए, अब आपको 3x + 5 = 50, तो 3x = 45, x = 15 वर्ष। मतलब क्या आ गया, राजू की आयु क्या आ गई, 15 वर्ष। राजू की आयु क्या आ गई, 15 वर्ष। माना राजू की आयु हमने क्या मानी थी, x मानी थी। अब क्या निकल के आ गई, 15 वर्ष निकल गया। अब आपको क्या करना था, समीकरण के रूप में लिखना था। समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 3x + 5 = 15। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण रूप में आंसर हो गया। ओके बच्चों। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था, आपको गुणधर्म बताने हैं समांतर चतुर्भुज के और वर्ग के। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों में क्या है, सपोज आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये कैसी भुजाएं है, पैरेलल या समांतर। तो AB = CD क्या हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो AB = CD, AB = क्या हो गया बच्चों, CD। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो। तो BC = AD, ये भी क्या हो गई आपकी, पैरेलल या समांतर। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल या आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनको आप क्या करोगे, गुणधर्मों के रूप में लिख देना है। ओके बच्चों। अब देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पार्ट क्या दिया गया था, एक स्क्वायर या वर्ग। तो आपको लिखना था वर्ग के प्रॉपर्टी या गुणधर्म। अब देखिए आपको वर्ग यदि कोई दिया गया है तो उसकी वर्ग, पहला गुणधर्म लिखना है कि वर्ग की चारों भुजाओं की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। प्रत्येक, सेकंड लिखना है, फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखना है कि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। थर्ड लिखना है आपको कि जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल या विकर्ण क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और चौथा पॉइंट लिखना है, गुणधर्म लिखना है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो 4 पॉइंट आपके लिए बहुत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉपी चेक मैं ही करूँगा। ओके बच्चों। अब देखिए आपको ये हो गए थे आपके क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया,
क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आपको एक आकृति दी गई है, आकृति में एल पैरेलल एम, ये दोनों भुजाएं क्या है? पैरेलल या समांतर है। और पी समांतर क्यों के पी समांतर क्यों है? तो ए बी सी डी आपको क्या दिए गए? एंगल दिए गए। ए बी सी डी जब आपको एंगल दिए गए हैं तो आपको क्या करना है? इनका वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चों, अब देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, हालांकि मैंने लिख कर वहाँ भी बताया है, लेकिन एक बार यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि आपको ए बी सी डी एंगल की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ए की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब मैंने ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्कशीट समझाई थी, उसने हम बहुत अच्छे से समझाया अभी था कि जेड आकृति में बने हुए एंगल क्या होते हैं? एकांतर या अल्टरनेटिव एंगल। तो इनमें आपको पता है कि इस साइड में बना एंगल इस साइड के बने एंगल के क्या होता है? इक्वल। यदि आपको ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आप इसमें, अब यदि आपका ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया तो आपको पता है कि इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होने पर इस टोटल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। यदि ये आपका 60 डिग्री का है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 60 इजकल टू 120 डिग्री। कितने का हो गया? 120 डिग्री का। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। ओके बच्चों, अब आपको पता है यदि आपको एल और एम दोनों साइड पैरेलल दी गई है तो किसी एक लाइन के द्वारा काटे गए एंगल के एक ही तरफ बने एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि इन दोनों लाइंस के द्वारा पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन जो प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक ही ओर बने एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपके इस रेखा के द्वारा इस भाग में बना हुआ एंगल इस रेखा के द्वारा इस भाग में बने एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है। यदि ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया गया है, यदि यह एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है तो ये भी क्या होगा? आपका 60 डिग्री का होगा। कितने का हो गया बच्चों? 60 डिग्री का हो गया। अब देखिए, अब एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपके और देखिए ये आपका कितना आ गया बच्चों? ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री का। यदि ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसके इस भाग में बने हुए एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री का। तो एंगल भी 60 का हो गया, एंगल सी भी 60 का हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? एंगल बी और सी शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ओके बच्चों, अब आपको पता है यदि एंगल सी 60 डिग्री का है तो एंगल सी और डी की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। कितनी होगी बच्चों? 180 डिग्री। तो जब हम सी और डी की वैल्यू 180 होगी तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस सी की कितनी वैल्यू दी गई है? 60। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 120। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, मैंने आपको इसमें समझाया था, जो अभी समझाया था वो लिख के भी बता रहा हूँ। आप डायग्राम वहाँ से देख ले, एकदम साफ और क्लियर डायग्राम भी बताया गया है और उसमें मैंने समझा। तो चूँकि अल्टरनेटिव एंगल से एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कैसे आई? मैंने अभी आपको समझाया था या नहीं समझाया था? अच्छे से समझाया भी था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये दोनों क्या हो गए बच्चों? अल्टरनेटिव एंगल का ये साइन होता है। जेड आकृति में बने हुए एंगल कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव। उनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसके इस भाग में बने एंगल और इसके इस भाग में बने एंगल की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो गया। तो आपको पता है यदि ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 180। टोटल वैल्यू 180 हो गई। तो यदि आपने इसमें से 60 डिग्री कम कर दिया तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? एंगल ए की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब आपको पता है कि इन दोनों रेखा को कोई एक लाइन
इंटरसेक्ट करती है तो इसके एक ही साइड में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इस रेखा के इस साइड में बना एंगल 120 डिग्री का है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 120 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, यदि एंगल बी 60 का तो एंगल सी भी 60 का, शीर्ष अभिमुख। यदि ये 60 का है तो आप ये एंगल 180 का हो गया टोटल, तो 60 माइनस 180, तो ये एंगल डी क्या हो गया, 120 डिग्री का। तो आपको सिर्फ लिखना इतना सा है कि अल्टरनेटिव एंगल से एंगल ए 120 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री। तो लिखना, चूँकि समांतर लाइन के एक ही ओर बने एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। अब चूँकि एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों शीर्ष अभिमुख एंगल है। दोनों कैसे है, शीर्ष अभिमुख एंगल। और चूँकि कोण सी और डी की वैल्यू क्या है, 180, तो इसलिए डी की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका हो गया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पर आपका 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, यदि एक संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए, यदि एक संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 5 कम आता है। यदि किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए तो आप इसका रिजल्ट्स क्या आता है, रिजल्ट्स आता है कि उस संख्या का 5 गुने से क्या है, 5 कम है। तो आपको क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, अब देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है आपको, एक भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यदि इसका क्षेत्रफल क्या है, 336 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई क्या है, 16 मीटर। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल 336 मीटर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आपको चौड़ाई 16 मीटर दी गई है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। यदि आपको क्या करना है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यदि परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए इनका सॉल्यूशन, देखिए बच्चों इनका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था मानव संख्या क्या है, x। तो संख्या के 4 गुने में यदि 10 जोड़ा, आपसे क्या बोला गया कि संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है, संख्या के 4 गुण, तो संख्या आपने x मानी, संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है, तो संख्या का 4 गुना क्या हो गया, 4x प्लस 10 जोड़ा जाता है, तो 4x प्लस 10, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, 4x प्लस 10। अब आपको उसमें आगे दिया गया था कि परिणाम क्या आता है, संख्या के 5 गुने से 5 कम। तो संख्या का 5 गुना क्या हो गया, 5x, 5 कम के लिए -5, तो 5x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, ये जब संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, संख्या के 5 गुने से 5 कम, मतलब दोनों बातें क्या है, इक्वल है। दोनों बातें क्या हो गई, इक्वल हो। जब दोनों बातें इक्वल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं। दोनों को इक्वल टू करने पर 4x प्लस 10 इजिकल टू 5x माइनस x। तो आप अब क्या करोगे, आप ट्रांसफ़र कर दो, या पक्षांतरण करने पर जब आपने पक्षांतरण किया तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x इजिकल टू 15। तो संख्या क्या आ गई, 15। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया था कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आपको आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया था, 336 मीटर, तो 336 इजकल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई में आपको चौड़ाई कितनी दी गई थी, 16 मीटर, तो लंबाई इंटू 16 आपने जब इसको लिख दिया तो आप क्या करोगे, लंबाई निकाल लोगे, तो 336 में 16 से डिवाइड करने पर 21 मीटर। कितने आ गए बच्चों, 21 मीटर। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट के। आपको वर्गाकार एक कोई भूखंड दिया गया था, उसका क्षेत्रफल निकालना था, तो उसका परिमाप कितना दिया गया था, उसका परिमाप दिया गया था 320 मीटर।
कितने मीटर दिया गया था? 320 मीटर। आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या दिया गया था? क्या होता है? 4 इंटू भुजा। जब वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, आपको पता है कितना दिया गया है? 320 मीटर। इसलिए 320 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 80 मीटर। कितनी आ गई? 80 मीटर। अब आपको उस भूखंड का क्या निकालना था? क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई? 80 स्क्वायर। 80, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आ गया? 6400 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, बहुत कष्ट किया है। आई थिंक मुझे सॉल्यूशन देना नहीं चाहिए था, लेकिन उम्मीद है बच्चों को समझ में नहीं आया, इस वजह से मैंने इसका सॉल्यूशन भेज दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।